Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन के बदलते प्रवृत्तियों, रुझानों की बात करते आ रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे ख़ास तौर पर श्रमिक वर्ग से संबंधित जो इतिहास लेखन रहा है भारत में, उस पर। और यह कई मायनों में जो इतिहास लेखन है, इससे हमारा संवाद करना, इसकी बारीकियों को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, खासकर इतिहास के अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से। और यदि मोटे तौर पर कहें तो हर विषय में लिटरेचर रिव्यू एक अहम पक्ष होता है। इसके जरिए दरअसल हम कई बातों को दोहराने से बच जाते हैं। हमें इस बात का इल्म होता है कि कोई विषय किस तरह से समय के साथ अपने सरोकारों में, अपने प्रश्नों में बदलाव लाता रहा है, और इन सब मुद्दों को लेकर जब हम बात करें तो इसका सीधा असर, खासकर इतिहास के संदर्भ में कहें तो, इस बात पर पड़ता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां किस तरह से ऐतिहासिक सवालों को उठाए, किन नए ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने लाए, किस तरह से नई दृष्टियों को हमारे सामने लाए। तो यह जो एक ज्ञान वांग्मय की गंगा है, इसके प्रवाह के लिए भी इतिहास लेखन की बारीकियों को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए इस श्रृंखला में हम लोग इतिहास लेखन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते आ रहे हैं। तो इसी सिलसिला में आज हम लोग बात करेंगे श्रमिक वर्ग के इतिहास के ऊपर, खासकर आधुनिक भारत के संदर्भ में। तो हम लोग इस चर्चा को शुरू करते हुए कुछ भूमिका के तौर पर, एक पृष्ठभूमि के तौर पर यदि हम देखें तो हाल के दशकों में श्रमिक वर्ग के इतिहास को लेकर, श्रमिक वर्ग के ऊपर अकादमिक बौद्धिक चिंताओं को लेकर बहुत आमूल परिवर्तन आए हैं। और इसकी जड़ें एक तरह से कहें तो 1990 के दशक की तरफ हमें ले जाती है, जब एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन और उदारवाद का दौर शुरू हुआ था, और उस दौर में बहुत शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इतिहासकारों ने इस बात की मानो एक घोषणा सी कर दी कि श्रमिक वर्ग का इतिहास पतनशील हो चुका है। जो जाहिर सी बात है, हम अभी देखेंगे इस लेक्चर में कि कितनी खोखली थी या कितनी एक तरफा थी। लेकिन इस तरह के जो अकादमिक विवाद होते हैं, उसकी अपनी अहमियत भी होती है। वह हमें प्रोवोक करती है इतिहास लेखन की तरफ
हमें वापस पुनर्दृष्टि देने की ज़रूरत को महसूस होता है। वह ज़रूरत महसूस होता है कि हम फिर से एक समग्र आकलन करें और कुछ नए सवाल, कुछ नए सरोकार, इनकी तरफ भी ऐसे विवाद इशारा करते हैं। वहाँ से मानो एक नया रास्ता सा खुलता है। तो जब इस तरह की बातें हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक वर्ग के इतिहास को लेकर, उसका भी अब 2-3 दशक हो चुका है। तो इन 2-3 दशकों में भी बहुत सारे मानीखेज परिवर्तन हुए हैं, बहुत बदलाव हुए हैं, ऐसे बदलाव जिसने हमारी सोच को, इस इतिहास के प्रति हमारी दृष्टि को बहुत पैना किया है। तो ये सब के साथ हम वापस पुराने दशकों में भी जाएंगे। पुरानी थाती जो श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन की है, उस पर भी एक समग्र दृष्टि देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ शुरू में ही मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियाँ हैं, इन पर 2 तरह से बातें हो सकती हैं। एक तो हम विवरणात्मक हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। दूसरा, हम एनालिटिकल हो सकते हैं, विवेचनात्मक हो सकते हैं। दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन साथ ही मेरे लिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है यहाँ कि इस श्रृंखला में मेरा यह भरसक कोशिश रहा है कि विवरणात्मक और विवेचनात्मक दोनों के बीच एक सम्यक, एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाए, जिससे आप शोधार्थियों, विद्यार्थियों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो ये एक तरह से एक ओवरव्यू देने की कोशिश है, लेकिन साथ ही कुछ जो थ्रेड्स होंगे, कुछ एनालिटिकल जो एस्पेक्ट्स होंगे, उनकी तरफ भी मैं साथ साथ इशारा करते चलूँगा, जिससे आप अपनी रुचि और अपने महत्व के दृष्टि से आप आगे भी उन मुद्दों पर गहरी छानबीन कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड ओवरव्यू की ज़रूरत मैंने महसूस की है, और जो फीडबैक मुझे स्टूडेंट कम्युनिटी से मिलता रहा है, उसमें भी इस तरह की एक्सरसाइज की अहमियत पर बल दिया गया है। लोगों के बीच इसकी ज़रूरत महसूस की गई है, खासकर विद्यार्थियों और शोधार्थियों के बीच। तो ये शुरुआती कुछ बातें हैं। अब इस तरह के जो भूमिका के बाद यहाँ यह भी एक साथ में कुछ डिसजॉइंटेड रूप से ही, लेकिन इसकी चर्चा कर देना ज़रूरी लगता है कि 1990 के दशक जिसकी बात मैं कर रहा था, वहाँ से जो बदलाव आए, तो उसमें हम 2 तरह के बदलाव मोटे तौर पर देखते हैं। एक तो नए सवाल उभर कर आए, जो जाहिर सी बात है जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन दूसरा परिवर्तन जिसको रेखांकित करने की ज़रूरत है, वह यह कि श्रमिक वर्ग का इतिहास जो यूरोप और अमेरिका केंद्रित रहा था, उसका धरातल अब बदल रहा था, और यह अब
उत्तरी गोलार्ध विकसित देशों के समाज से बदलकर दक्षिणी गोलार्ध के देशों, जिसे अक्सर हम ग्लोबल साउथ के नाम से भी हम यह लिखते हैं, वहाँ के देश, चाहे वे दक्षिण एशियाई देश हों, भारत का संदर्भ हो, या फिर दक्षिण अमेरिका के देश हों, दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संदर्भों की बात हो, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ विकसित से तथाकथित पिछड़े या अल्प विकसित समाज, औद्योगिक से औद्योगिकरण के रास्ते में अग्रसर समाज, इनकी तरफ यह इतिहास लेखन बड़े तौर पर परिवर्तित होता चला गया है। तो यह एक वैश्विक संदर्भ है। और दूसरी बात जो मैंने कही, इतिहास लेखन के इस श्रृंखला में मेरी जो अपनी जिन मुद्दों को मैं अहमियत दे रहा हूँ उसके बारे में दो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता था। अच्छा, यहाँ एक और बात जो 1990 के दशक के बाद से हम देखते रहे हैं, वह यह कि श्रमिक वर्ग का इतिहास जब दक्षिण के देशों और दक्षिण के समाज की तरफ रुख अख्तियार कर रहा है, तो बहुत से जो पुराने समय में पहले के इतिहास लेखन में जिन बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, वह अहम भूमिका में अब सामने आने लगा, जिसमें माइग्रेशन, मोबिलिटी, औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिक वर्ग के बीच के विभाजन रेखा को प्रश्नांकित करना आदि अहम है। साथ ही जो पूरा विमर्श पहले स्वतंत्र पुरुष श्रमिक वर्ग पर केंद्रित था, फ्री मेल वर्किंग क्लास पर केंद्रित था, वह भी अब प्रश्नांकित होता चला गया। महिलाओं की हिस्सेदारी इस इतिहास में देखने की अहमियत पर बल दिया जाने लगा। फ्री और अनफ्री के बीच की जो रेखा है, वह हमें महसूस होता गया कि वह बहुत झीनी रेखा है, उसके बीच बहुत सारे विरोधाभास अंतर्क्रियाएं रही हैं। तो इन सब बातों ने एक अहम मोड़ दिया श्रमिक वर्ग के इतिहास को इन पिछले 3 दशकों में। इसलिए जो हमारा प्रस्थान बिंदु था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा था कि श्रमिक वर्ग का इतिहास पतनशील हो चुका है, वह गिरावट की ओर पतनोन्मुख है, वह तो सीधे सीधे खारिज हो जाता है। और इसी को एक समग्र दृष्टि देते हुए इस प्रस्तावना के साथ हम अपनी बात शुरू करेंगे आज की चर्चा में। यहाँ एक और बात है कि भारतीय संदर्भों में आने से पहले मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों के सहूलियत के लिए कुछ कम से कम 2
महत्वपूर्ण नाम, ऐसे इतिहासकारों का नाम लेना चाहता हूं वैश्विक दृष्टि से, जिन्होंने श्रमिक वर्ग को लेकर, श्रमिक वर्ग के इतिहास को लेकर हमारे सोच को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। और इनके लेख, इनकी पुस्तकें, इनका हस्तक्षेप एक तरह से कह सकते हैं कि मील का पत्थर है। यह इसलिए भी कि, और जिन हस्तक्षेपों की ओर मैं इशारा कर रहा हूं वह हमें 1960 के दशक की तरफ ले जाता है। इससे पहले और इसके बाद भी श्रमिक वर्ग का इतिहास मोटे तौर पर आर्थिक इतिहास का ही हिस्सा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ईपी थॉमसन और एरिक हॉब्सबॉम सरीखे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन में सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों की अहमियत पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। और जो श्रमिक वर्ग है वह महज एक आर्थिक यूनिट की तरह हमारे सामने अब नहीं आता है। उसके सामाजिक सरोकार, उसकी जीवन पद्धति, उसकी मान्यताएं, यह सब हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि आर्थिक पक्ष। तो ईपी थॉमसन की जब हम बात करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण किताब द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, जो 1963 में आई, जिसमें उन्होंने 18वीं सदी और कुछ हद तक 19वीं सदी के भी इंग्लैंड के संदर्भ में उन्होंने इस इतिहास को लिखा है। फिर उनके लेखों का संग्रह जो 1993 में कस्टम्स इन कॉमन शीर्षक से आया। तो जो भी शोधार्थी, जो विद्यार्थी श्रमिक वर्ग के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, आगे और शोध करना चाहते हैं, इन दो पुस्तकों को जरूर देखें। और द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास में ईपी थॉमसन बहुत शुरू में ही दूसरे पन्ने पर ही कहते हैं कि वर्ग अर्थात क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वह जितना आर्थिक है उतना ही यह एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है। तो ये एक बड़ा बदलाव हम पाते हैं, जिसके आगे अनेक महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिन पर हम चर्चा करेंगे भारतीय संदर्भों में भी। तो ये शुरू में ही मैं कुछ मोटी बातों को रेखांकित करते हुए आगे आप लोगों के साथ यह सफ़र आरंभ करता हूँ। इसी तरह एरिक हॉब्सबॉम के लेखों का संग्रह जो 1964 में आया, शीर्षक था लेबरिंग मैन, स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ लेबर। यहाँ भी सामाजिक इतिहास के संदर्भों में श्रमिक इतिहास को, श्रमिक वर्ग के इतिहास को देखने की कोशिश है। ख़ास तौर से मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा भारतीय संदर्भों में बात करना है। लेकिन जो एक बहुत अहम हस्तक्षेप हम देखते हैं हॉब्सबॉम के लेखों में,
कि वहाँ श्रमिक वर्ग के इतिहास में संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे परे जाने की कोशिश की जा रही है। जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है उसके हिस्ट्री से आगे जाने की भी कोशिश हो रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब इस भूमिका के साथ हम चलते हैं भारतीय संदर्भों में और पाते हैं कि भारत में श्रमिक वर्ग को लेकर जो जिज्ञासाएं, बौद्धिक जिज्ञासाएं, वह 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो जाती हैं। सोलह साल पहले 1830 के दशक में स्लेवरी को गैर कानूनी माना जा चुका था, लेकिन औपनिवेशिक संदर्भों में हम देखते हैं कि एक नए किस्म की श्रम व्यवस्था अब आकार लेने लगी थी, जो कि प्लांटेशन केंद्रित थी। दो तरह के प्लांटेशंस इकोनॉमी इस समय हमारे सामने आने लगते हैं। एक तो भारत में चाय और कॉफ़ी के बागानों के संदर्भ में प्लांटेशन इकोनॉमी की बात और वहाँ के श्रम के मुद्दे, और दूसरा ओवरसीज़ जो प्लांटेशन इकोनॉमी है, खासकर मॉरिशस, फिजी, गयाना आदि जगहों पर। तो वहाँ भारत से मज़दूरों को ले जाया जाता था और प्लांटेशन, जिसे बाद में हम इंडेंजर्ड लेबर फोर्स के रूप में जिसका अध्ययन करते हैं, और अप्रवासी मज़दूरों के इस इतिहास पर हम अलग से विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय संदर्भों में श्रमिक वर्ग को लेकर जो आरंभिक जो जिज्ञासाएं हैं वो इसी पृष्ठभूमि में हमारे सामने आती हैं। यह रिपोर्ट के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें मुख्य रूप से जो सरोकार था वह औपनिवेशिक राज्य का सरोकार था, जहाँ श्रम की आपूर्ति अबाधित रूप से हो, वह अहम केंद्र था इन रिपोर्टों का, इन अध्ययनों का। और 1845 में मॉरिशस के संदर्भ में हम इस रिपोर्ट को पाते हैं, ऐसे रिपोर्ट को पाते हैं। 1883 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में कॉलोनियल इमिग्रेशन के ऊपर एक बड़ा विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया गया। तो इस अनेक, ये महज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हमें आगे अभी बहुत बढ़ना है। तो जो सरोकार था वह श्रमिक वर्ग के को कम पैसा मिल रहा था, कम मजदूरी मिल रहा था, या उनके काम करने की अवस्था बहुत दयनीय थी, उनका शोषण हो रहा था। यह इन रिपोर्ट का मुद्दा उतना नहीं था जितना यह था कि किस तरह से
उस श्रमिक वर्ग को समझा जाए, जिससे कि एक कंटिन्यूअस फ्लो उनके सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए, उस बाबत पॉलिसी बनाए जाएं। तो यह आरंभिक रुझान था। लेकिन इन्हीं रिपोर्ट्स में हम एक नेटिव लेबर के कॉन्सेप्ट का भी उदय देखते हैं, और यह जो नेटिव लेबर का कॉन्सेप्ट उस समय आकार ले रहा था, यह जाहिर सी बात है कि यूरोप का जो लेबर फोर्स था, का जो श्रमिक वर्ग था, उससे बहुत भिन्न, विपरीत कह सकते हैं, प्रकृति वाला था। यह जो नेटिव लेबर फोर्स था, वहाँ बात की गई कि यह इमोबाइल है, यह अल्पकालिक रोजगार के लिए इच्छुक है, यह बार बार अपने ग्रामीण परिवेश में लौटकर, कृषि की ओर लौटकर आना चाहता है। और यह जो नेटिव लेबर के प्रकृति की ये जो कुछ 2-3 आधारभूत विशेषताएं वहाँ हम देखते हैं, यह दृश्य अदृश्य सीधे या परोक्ष रूप में अगले 100-150 साल तक श्रमिक वर्ग के इतिहास या श्रमिक वर्ग के अध्ययन में एक तरह से कह सकते हैं कि एक शैडो ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट्स के रूप में, एक स्टीरियोटाइप के रूप में बना रहा। तो इस कारण से भी हम जब श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन की बात करें, तो हमें वापस 19वीं सदी के उस दौर की तरफ अपने को मोड़ना होगा और इन रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल करनी होगी कि वहाँ किस तरह की मान्यताएं, किस तरह की संकल्पनाएं हमारे सामने आ रही थी। उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्ध का यह दौर दूसरी तरफ राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों की तरफ भी हमें ले जाता है, जहां हम शशिपाद बनर्जी जो ब्रह्म समाजी थे, या बंगाल में, या फिर नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके हस्तक्षेप, इनके लेख पाते हैं, जो श्रमिकों के दयनीय, इन्हीं प्लांटेशन लेबरर्स के दयनीय अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। साथ ही हमें रामकुमार विद्यारत्न मिलते हैं, जो असम के टी प्लांटेशंस में वहाँ जाकर वहाँ के मज़दूरों की दशा दिशा, उनकी अवस्था को कुली कहानी के रूप में वो हमारे सामने लाते हैं। दूसरी तरफ द्वारकानाथ गांगुली हैं, जिन्होंने स्लेव ट्रेड इन इंडिया लिखा, और इनके लेख संजीवनी, बंगाली आदि में इन्होंने, दोनों ही रामकुमार विद्यारत्न और द्वारकानाथ गांगुली, एक बेहतर समाज का ध्यान श्रमिक वर्ग की चिंताओं की तरफ खींचा। साथ ही इस दौर में हम ईसाई मिशनरियों के भी लेखन को पाते हैं, जिसमें चार्ल्स
डॉडिंग की किताब टी गार्डन कुलीज इन आसाम, जो 1894 में आई, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन चाहे वह 19वीं सदी के उत्तरार्ध का समय हो या फिर प्रथम विश्व युद्ध के आसपास उसके बाद तक का समय हो, यहाँ राष्ट्रवादी जो बौद्धिक वर्ग है उसके चिंता में मुख्य रूप से वही श्रमिक समाज है जो विदेशी पूंजी वाले उद्योग धंधों में काम कर रहा है। उनका ध्यान उस श्रमिक समाज की तरफ हम नहीं पाते हैं जो कि भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा निवेशित उद्योगों में कार्यरत था। तो यह एक, आप कह सकते हैं कि ब्रॉड ट्रेंड हम देखते हैं लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट कंसर्न्स की तरफ जब हम रुख करते हैं। अब आते हैं 1920 का दशक या फिर कुछ पहले चले तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर रहा, उसने श्रमिक वर्ग की तरफ राजनीतिज्ञों का और बौद्धिकों का ध्यान आकर्षित किया। भारतीय संदर्भ में 1920 के दशक में बड़े उद्योगों में होने वाले हड़ताल या फिर 1926 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी का परिणाम कह सकते हैं कि 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन हुआ और 1930-31 में इस कमीशन ने मल्टी वॉल्यूम्स रिपोर्ट हमारे सामने रखे। लेकिन यहाँ भी मुख्य सरोकार बड़े उद्योग और प्लांटेशन इकोनॉमी ही रहा। गौण रूप से ही सही, लेकिन सीजनल, सामयिक और अनरेगुलेटेड श्रम की भी थोड़ी बहुत चर्चा हम इन रिपोर्ट्स में पाते हैं। लेकिन इन रिपोर्ट्स ने, इनके प्रकाशन ने श्रमिक वर्ग की तरफ अकादमिक शोध की जरूरत को रेखांकित किया और अकादमिक शोध शुरू हुए, जिसमें PS लोकनाथन, SG पनंदीकर, AC रायचौधरी, RK मुखर्जी, SM अख्तर आदि के महत्वपूर्ण नाम हैं। विदेशी एकेडमिशियंस में, खासकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट में डेविड बुकानन और मार्गरेट रीड, इन दोनों के काम का असर काफ़ी पड़ा। और मार्गरेट रीड ने खासकर जो कृषक और श्रमिक के बीच का जो संबंध है उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा। साथ ही दीवान चमनलाल, NM जोशी, शिबाराव आदि ने औपनिवेशिक नीतियों और शोषण प्रणालियों की तरफ, शोषणात्मक जो एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज़ थे उनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा।
तो अगला पड़ाव इस इतिहास लेखन में स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं, जब 1950 के नेहरूवादी औद्योगिकरण के पृष्ठभूमि में और पंचवर्षीय योजना के पृष्ठभूमि में श्रमिकों की तरफ इतिहासकारों का ध्यान जाना लाजमी था। और यहाँ से जो एक नया ट्रेंड हमारे सामने आता है, उसमें दो मुख्य सरोकार, दो मुख्य धुरी आप कह सकते हैं। एक तो यह इतिहास लेखन या यह विमर्श जो था वह आधुनिकता संबंधी सैद्धांतिक संकल्पना के इर्द गिर्द हो रहा था, जिसमें भारत में औद्योगिकरण का अभाव, जिसके कारण भारत में औद्योगिक श्रमिक वर्ग का अभाव आदि मुद्दे थे। और दूसरा इसका धुरी था मार्क्सवाद, मार्क्सवादी विचारधारा। उसके मार्क्सवाद इतिहास की जो मार्क्सवादी समझ है, उसके जरिए श्रमिक वर्ग के इतिहास की जांच पड़ताल। तो जो इसमें पहला जो मुद्दा है, जिसमें यह तर्क दिया जाता था, उसकी अवधारणा यह थी कि भारतीय श्रमिक वर्ग दरअसल अपने को औद्योगिक परिस्थितियों में ढालना ही नहीं चाहते हैं। तो यह अपने को औद्योगिक श्रमिक वर्ग के रूप में परिवर्तित करने में नाकामयाब रहा, और इसीलिए भारत में जो जिस तरह से यूरोप में वर्किंग क्लास इमर्ज किया, वह भारत में उसका उदय नहीं हो पाया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारा जो ब्लेम था वह भारतीय श्रमिकों के ही मत्थे यहाँ मढ़ दिया जा रहा है। तो इस तरह के इस तर्क से जनित जो इतिहास लेखन रहा, उसका पुरजोर खंडन 1960 के दशक के अंतिम सालों की तरफ हम मॉरिस डी मॉरिस के शोध में पाते हैं, जहां उन्होंने बम्बई के टेक्सटाइल मिल के वर्किंग क्लास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह बताया कि श्रमिक वर्ग वहाँ कई पीढ़ियों से उस उद्योग में कार्यरत रहा। इससे यह धारणा बिल्कुल खारिज हो जाती है कि वह बार बार अपने गांव लौट कर जाना चाहता है, या इस वर्ग में अपने को औद्योगिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता नहीं थी, या सांस्कृतिक जो अवरोध थे उसको लेकर जो तर्क थे वह भी, उसका भी इन्होंने खंडन किया। तो सांस्कृतिक अपरिपक्वता को इन्होंने कहा कि उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन और इससे एक तो ये बात
चर्चा के केंद्र में आ गई श्रम इतिहास के विमर्श में कि संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। संस्कृति मतलब जीवन पद्धति, मान्यताएं आदि सभी का समुच्चय। लेकिन यहाँ अब भी संस्कृति दरअसल इकोनॉमिक फैक्टर के सबऑर्डिनेट ही, उसके अधीन ही रखकर सांस्कृतिक पक्षों को देखा जा रहा था। और एक बड़ा बदलाव, जो अगला बदलाव हम पाते हैं, वह 1980 के दशक में खासकर दो इतिहासकारों का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा। एक तो दीपेश चक्रवर्ती, जिन्होंने बंगाल के जूट मिल के श्रमिक वर्गों के चेतना के ऊपर काम किया, और दूसरा बम्बई में टेक्सटाइल मिल मजदूरों के ऊपर, रत्नागिरी से जो मजदूर आते थे या अन्य ग्रामीण, महाराष्ट्र के अन्य ग्रामीण इलाकों से जो मजदूर आते थे, उनके ऊपर राजनारायण चंद्रावरकर का काम। ये दो ऐसे काम हैं जो कि भारतीय इतिहास में, श्रमिक वर्ग के इतिहास में बहुत मानीखेज रहे। दीपेश चक्रवर्ती ने बताया कि भारतीय संदर्भों में यदि हम श्रमिक वर्ग की चेतना का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले तो हमें जो एक यूनिवर्सल फ्रेम है उससे बाहर निकलना होगा, और जिस यूनिवर्सल फ्रेम जो कि इंग्लैंड और यूरोप के बाकी देशों के इतिहास को एक मानक प्रस्थान बिंदु के रूप में मानता है, और उसी के संदर्भ में अन्य किसी भी समाज को व्याख्यायित करता रहा, उस फ्रेम से, उस चौकठे से हमें निकलना होगा। और यहाँ इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बंगाल में श्रमिक वर्ग की चेतना है वह इन मजदूरों के, जहाँ से ये मजदूर माइग्रेट होकर इन जूट मिल में आते थे, उनकी अपनी मान्यताएं, उनका सामाजिक संदर्भ, उनका सांस्कृतिक संदर्भ, उन्हीं के भाषा में यह चेतना स्वरूपित हो रहा है। तो जाति, कित और किनशिप टाइज, ये मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से बंगाल में प्रवासित माइग्रेट होकर आ रहे हैं। तो उनकी जो चेतना है उसको समझने के लिए हमें उनके दृष्टि से, उनके नज़रिए से इन सामाजिक जो ताने बाने हैं उन्हीं के मध्य से हमें देखना होगा, न कि किसी आरोपित वैश्विक फ्रेम के तहत। इसी तरह से राजनारायण चंद्रावरकर ने दिखाया कि किस तरह से बंबई में, जहाँ ये मजदूर वर्ग निवास करते हैं, वहाँ उनका पड़ोस, उनकी अपनी राजनीति की समझ, उनके ऐसे सामाजिक नाते रिश्ते जो कि एक तरफ तो उनके ग्रामीण परिवेश के कारण बन रहे थे और दूसरी तरफ ग्रामीण और ये नए शहरी
समाज दोनों के अंतःक्रियाओं से यह चेतना तय हो रही थी, उनके सरोकार तय हो रहे थे। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हमारे समक्ष आता है, जहाँ की एक तयशुदा वैश्विक खांचों से बाहर निकलने की बात है, जहाँ सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों को एक समान तरजीह देने की बात है। इसी के साथ हम अलग अलग क्षेत्रीय संदर्भों में, जैसे अहमदाबाद, कानपुर आदि के संदर्भों में श्रमिक वर्ग चेतना का इतिहास से रूबरू काम पाते हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात अभी 1980 के दशक के बाद हमारे सामने आती है, वह यह कि श्रमिक वर्ग का इतिहास महज महानगरों के या औद्योगिक संस्थानों के तक ही सीमित न रह गया। दिलीप सिमियन ने धनबाद, बिहार जो अब झारखंड है, वहाँ के कोयला खदानों के मजदूरों की इतिहास की पड़ताल की। इयान केर ने रेलवे में जो कार्यरत मजदूरों के इतिहास की बात की। प्रभु महापात्र ने ईंट के भट्ठों में जो कार्यरत थे मजदूर, उनकी बात की। तो एक तरह से कहें तो अब जो श्रमिक वर्ग का इतिहास है वह एक नया विस्तृत फलक अख्तियार कर रहा था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जो हमारे सामने आता है वह जॉन ब्रीमन के काम में के साथ हमारे सामने आता है, जिन्होंने दक्षिण गुजरात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले लेक्चर्स में भी। तो यहाँ मैं छोटा सा विराम लेता हूँ और फिर आगे चर्चा अगले लेक्चर में हम 1980 के दशक के बाद से जो श्रमिक वर्ग का इतिहास जिस तरह से करवट ले रहा था उसकी बात करेंगे। दो महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जिन्होंने श्रमिक इतिहास के प्रकृति को एकदम अलग स्वरूप दिया, भारत में दीपेश चक्रवर्ती और राजनारायण चंद्रावर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हम कर चुके हैं। जिनकी बात मैं करना चाहता हूँ वो हैं जॉन ब्रीमन और ज्ञान प्रकाश। जॉन ब्रीमन दक्षिण गुजरात के संदर्भ में खासकर हाली प्रथा पर उन्होंने अपना शोध किया। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और एक लंबे समय तक करीब करीब 2 दशकों 1960 से ही ये वहाँ काम कर रहे हैं उस इलाके में। और इन्होंने हमारा ध्यान शहरी श्रमिक वर्ग से आगे ले जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक वर्ग की तरफ दिलाया। यह असंगठित श्रमिक वर्ग था, यह सीजनल था और यह समाज के सबसे निचले तबके
चाहे वह कास्ट की बात हो या क्लास की बात हो। और यह एक बंधुआ श्रमिक वर्ग था। लेकिन इसका माइग्रेशन ग्रामीण या आदिवासी इलाकों से शहर की तरफ न होकर आदिवासी इलाकों से ही ग्रामीण इलाकों में ही, दूसरे ग्रामीण इलाकों में, दक्षिण गुजरात और उससे सटे महाराष्ट्र आदि के जो शुगर केन, ईख के खेतों, कपास के खेतों की तरफ हो रहा है। और तो इस तरफ इसकी संश्लिष्टताओं की तरफ ब्रीमन हमें ले जाते हैं। यह जाहिर सी बात है कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर एक कृषक मजदूर के वर्ग को इतिहास में लाना है और उसकी संश्लिष्टता की बात है। इसी तरह दूसरी ओर मध्य बिहार के संदर्भ में ज्ञान प्रकाश वे ऐसे ही एक कृषक मजदूर जो लैंडलेस है उसकी तरफ और उससे जुड़े प्रथाओं की तरफ, कीमियागिरी की तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं। और इन दोनों ही के शोध से जो एक लंबे समय तक फील्ड वर्क आधारित शोध रहा, उससे जो स्वतंत्र श्रमिक वर्ग और बंधुआ श्रमिक वर्ग के नए नए आयामों का, उनके बीच के विरोधाभासों का, इन विरोधाभासों के नए परतों का हमें जानकारी मिलती है। किस तरह से ज्ञान प्रकाश बताते हैं कि अपने रीति रिवाजों में, अपने धार्मिक प्रथाओं में, मान्यताओं के द्वारा जो यह वर्ग है वह प्रतिरोध भी कर रहा है, वह अपने नज़रिए से अपने मालिक के प्रभुत्व का, उसके अथॉरिटी का को एक्सेप्ट, इंटरनलाइज भी करता है, उसको रेसिस्ट भी कर रहा है। इस समाज में अपने उसके हीरो वर्शिप हैं, उनके अपने वीर हैं जो उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं। और किस तरह से दैनिक जीवन के छोटे छोटे लम्हों में वे अपनी चेतना का हमें एहसास कराते हैं, वे प्रतिरोध करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत विस्तार में, बहुत गहरे नहीं जा सकते हैं, समय की कमी है। लेकिन यहाँ मानीखेज यह है कि अब श्रमिक वर्ग का इतिहास महज शहरी ठिकानों में, उद्योग धंधों में
कार्यरत मजदूर ही नहीं रह गए हैं। इससे पहले भी आनंद यांग ने दिखाया कि किस तरह से बिहार के संदर्भ में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो कृषक वर्ग है, जो हाशिए का कृषक वर्ग है, वह शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन करता है और ये जो माइग्रेशन है वह ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में नहीं हो रहा है, यह एक अंचल से दूसरे अंचल में हो रहा है। तो भारतीय श्रमिक वर्ग की जो एक पहले से तयशुदा अवधारणा थी कि यदि आपको भारतीय श्रमिक वर्ग का अध्ययन करना है तो जो औपचारिक, जो फॉर्मल, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास है उसकी तरफ आप रुख करें, वह भ्रांति अब टूटने लगी। बहुत संक्षेप में ही सही 2-3 और भी बातों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो यही 1990 के दशक के आखिरी कुछ सालों में हम देखते हैं कि श्रमिक इतिहासकारों, श्रमिक वर्ग के इतिहासकारों के लिए जेंडर का सवाल हमारे सामने महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है। खासकर समिता सेन की किताब जो बंगाल के जूट मिल के संदर्भ के इतिहास के संदर्भ में है, और वहाँ हम पाते हैं कि इतिहास में या फिर श्रमिक वर्ग के आंदोलनों में महिलाओं की हिस्सेदारी, उनकी उपस्थिति को सिरे से नकार दिया गया था। जब जूट मिल में पुरुष मजदूरों की अवस्था रिलेटिवली उन्नत हो रही थी तो उसके साथ साथ उन पर आश्रित या उसी उद्योग में जो महिला श्रमिकों की भागीदारी, उनका प्रतिशत कम होता जा रहा था। जो ये गरीब महिला मजदूर थे, उन्हें जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वर्किंग क्लास को लेकर, उनका भी समर्थन नहीं मिल रहा था। जहाँ एक तरफ शहरी मध्य वर्ग पुरुष श्रमिक समाज को लेकर संवेदनशील था, वहीं यही समाज या शहरी मध्य वर्ग की महिलाएं महिला श्रमिक वर्ग को बहुत हे दृष्टि से देखा करती थी। उन्हें यहाँ तक कि वैश्या के रूप में देखा जाता था। तो जेंडर ने जो अब तक श्रमिक वर्ग की चेतना थी या वह इतिहास था, उसको एक तरह से कहें तो आप सर के बल खड़ा कर दिया हमारे सामने, और नए चिंता, नए प्रश्न हमारे सामने रख छोड़े। इसी के साथ इतिहासकारों ने दलित समुदाय और श्रमिक वर्ग के बीच के अंतः संबंध के इतिहास की भी पड़ताल शुरू की, और इस सब का एक यह भी मोटे तौर पर आप कहें तो हम असर देखते हैं, परिणाम देखते हैं कि जिसे सव्यसाची भट्टाचार्य ने अन्य संदर्भों में वर्नाकुलराइजेशन ऑफ लेबरिंग पुअर कहा, ऑफ लेबर पॉलिटिक्स कहा। वहाँ दरअसल हम पाते हैं कि भारतीय संदर्भ में यदि श्रमिक वर्ग के इतिहास की में अध्ययन करना है, उसकी प्रकृति को जानना है, तो हमें यहाँ के सरोकार, यहाँ के जो सामाजिक भाषा और सांस्कृतिक भाषा है, वह जो वोकैबुलरी है, उसी के मध्य से
हमें अपने विवेचनात्मक प्रश्नों को रखना होगा और उन्हीं के जरिए हमें नए संकल्पनाओं की तरफ कदम बढ़ाने होंगे, न कि पहले से तयशुदा कुछ शास्त्रीय या वैश्विक मुद्दों के जरिए हम इस इतिहास की पड़ताल करें। तो यहाँ हम अपना यह लेक्चर समाप्त करते हैं और आगे हम इसी श्रमिक इतिहास के अन्य पहलुओं, जैसे कि जो ओवरसीज़ प्लांटेशन इकॉनमी में मज़दूरों का इतिहास है, उस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।